ओके प्लीज शांति से सुनो। अभी डिसीजन थियरी क्या होता है, जैसे कि अगर देखें हम लोग डे टू डे लाइफ में भी डिसीजन लेते हैं हम लोग, राइट? लेते कि नहीं लेते? राइट? प्लान बनाना पड़ता है, राइट? कहीं घूमने जाने का, मैं अगर घूमने जाना है तो मेरे को प्लान बनाना है। मेरे भी पर्सनल काम होते हैं तो मैं भी प्लान बनाता हूँ कि भाई मेरे को कैसे कैसे प्लान करना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है और कहाँ जाना है, राइट? तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डिसीजन लेना रहता है। क्या लेना रहता है? डिसीजन। तो ऐसे ही जो है मैनेजमेंट भी क्या, तो मैनेजमेंट को भी क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। बट डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए ना, कोई टूल होना चाहिए। ओके, तो किस आधार पे हम लोग डिसीजन ले, कैसे डिसीजन ले, तो आज के चैप्टर में हम लोग वही सीखेंगे डिसीजन थ्योरी के चैप्टर में। मतलब ये क्या है? एक टूल है। क्या है ये चैप्टर हमको सिखाएगा? एक टूल है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डिसीजन। अब जो डिसीजन लोगे ना, उसके पास कुछ, आपके पास पहले के कुछ डेटा रहेंगे, उसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हो, राइट? क्या बोला मैंने? पहले के कुछ डेटा रहेंगे, उसके आधार पे कुछ डिसीजन ले सकते हो आप, या फिर पहले के आधार पे पिछला कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पे भी। बट वहां पे कैसे डिसीजन लोगे? अनसर्टेनिटी रहती है वहां पे। डिसीजन कैसा रहेगा? अनसर्टन। मतलब कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? ओके, तो याद रहेगा कुछ डिसीजन हमको क्या करना है, पास्ट के डेटा के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल में आज के दिन, पिछले 5 साल में आज के दिन, जो आज का दिन है, ओके, सपोज मानो कि आज के दिन बारिश हुई है। पिछले 5 साल का अगर डेटा देखा जाए तो पिछले 5 साल में आज के दिन अगर मैं बोलूँ तो पिछले 5 साल में 5 दिन जो आज के दिन वाले हैं, ओके, और पांचों दिन बारिश हुई थी। समझ में आया? तो मुझे बताओ इस साल भी बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी। ये बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डिसीजन लेने के लिए। समझ में आ गया कि भैया पिछले 5 साल का डेटा देखा कि पिछले 5 साल में ये बता रहा है कि आज के दिन बारिश होती है, तो इस साल भी बारिश होगी। समझ में आ गया? ओके। या फिर अगर एक डिसीजन में ये भी तो बोल सकता हूँ, अगर मैं पतीले में पानी रखता हूँ, किसमें रखता हूँ? अगर पतीले में पानी रखता हूँ और उस पानी को गैस के ऊपर रखता हूँ, तो मुझे बताओ क्या मैं सर्टन हूँ एकदम 100% पानी गर्म होगा? यहाँ पे सर्टेनिटी है कि नहीं है? मतलब मैं 100% श्योर हूँ। क्या हूँ? 100% श्योर हूँ कि भैया ये चीज करूंगा तो ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे सर्टेनिटी हो गई। क्या हो गई ये? तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो सर्टेनिटी भी ली जाएगी। सर्टेनिटी मतलब 100% आप श्योर रहोगे कि ये चीज होगा तो ये होगा ही होगा। समझ में आ गया क्या? जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मेरे यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा है तो मेरे को उसको पगार देना ही पड़ेगा, सैलरी देना ही पड़ेगा। मतलब 100% श्योर हो कि भैया काम करेगा तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे डिसीजन कैसा लेना है? समझ में? सर्टेनिटी चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्टेनिटी। बट कुछ डिसीजन हमें अनसर्टन पे भी लेना पड़ता है। किस पे लेना पड़ता है? सर्टेनिटी में। समझ में आया? सर्टेनिटी में कैसा डिसीजन होता है कि 100% हम श्योर रहते कि ये चीज होगी। समझ में आया? ओके। और अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि हमें पास्ट का कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कोविड, कोविड में किसी को पता था कुछ होने वाला है आगे? किसी को कुछ नहीं पता है, फिर भी लोग डिसीजन ले रहे थे ना, वो अनसर्टेनिटी था। क्यों? ऐसा पिछले कभी सालों में हुआ ही नहीं था। कोविड पिछले साल कभी आया था? नहीं आया था कि पास्ट को देख के भैया कि इस साल 10 दिन दुकान बंद रहेगी, 20 दिन दुकान बंद रहेगी, 1 साल दुकान बंद रहेगी, ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पे जिन जिन बिजनेस वालों ने डिसीजन लिया रहेगा वो कैसा लिया रहेगा? अनसर्टेनिटी। कैसा डिसीजन लिया रहेगा? अनसर्टेन। उनको पता नहीं कि कल के दिन भी चालू होगा कि नहीं होगा, मगर डिसीजन ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। तो दूसरा डिसीजन क्या है? अनसर्टेनिटी का। किसका है? तो एक सर्टेनिटी और एक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में आपके पास पिछले डेटा कुछ अवेलेबल नहीं रहेंगे। समझ में आया? एक होता है रिस्क। थर्ड क्या रहता है? रिस्क। 3 टाइप के ही है, एक है सर्टन, एक है अनसर्टन डिसीजन और एक रहेगा रिस्क। अब रिस्क क्या होता है? जहां पे ना आपके पास चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एक बारिश वाला एग्जांपल दिया, पिछले 5 साल में 5 दिन, आज के दिन पांचों दिन बारिश हुई थी। समझ में आया? ओके। आज डेट कितना है? 6 तारीख, 7 तारीख, 7 अगस्त है। तो अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा निकालूं तो हर 7 अगस्त के दिन बारिश हुआ था। क्या जरूरी है आज के दिन भी बारिश होगा? जरूरी है क्या? नहीं बोल सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में 4 साल 7 तारीख को बारिश हुई थी और 1 साल बारिश नहीं हुई थी। तो अब मेरे पास बताओ कैसा रहेगा डिसीजन? कैसा रहेगा? बोलो। 80:20 का, 80:20 का मतलब 80% चांस है कि आज के दिन बारिश होगी और 20% चांस है कि आज के दिन बारिश नहीं होगी। ये है रिस्क। ये क्या है? रिस्क। हो भी सकता है बारिश, नहीं भी हो सकता है बारिश। क्यों? आपके पास पिछला डेटा अवेलेबल है। पिछला डेटा अवेलेबल। तो टोटल 3 टाइप के डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे। समझ में? सर्टेनिटी के हिसाब से,
अनसर्टेनिटी के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से। सर्टेनिटी मतलब मैंने बताया पतीले में अगर पानी रखोगे तो 100% वो गर्म होगा ही, आपको पता है, सर्टन पता है कि ये चीज करोगे तो ये चीज हो गई होगी, 100% होगी। समझ में आया? तो ये क्या है? सर्टन। दूसरा मैंने क्या बताया? अनसर्टन। जो जैसे कि कोविड, कोविड में किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? अनसर्टेनिटी पे डिसीजन ले लेते हैं। समझ में आया? तो वो अनसर्टन है जिसके पीछे हमारे पास पिछला पास डेटा कोई अवेलेबल नहीं है। अब तीसरा क्या था? रिस्क। ओके, रिस्क क्या है? आपके पास पिछला डेटा अवेलेबल रहेगा, पिछला डेटा अवेलेबल रहेगा आपके पास, बट कैसा रहेगा? पिछले 5 साल का डेटा मैंने बताया आपको कि भैया आज के दिन जिसमें से 4 साल बारिश हुई थी, 1 साल बारिश नहीं हुई है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी मिल गई। क्या मिल गई? प्रोबेबिलिटी मिल गई कि भैया पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो 4 साल ऐसे थे कि आज के दिन बारिश हुई थी, 1 साल ऐसा था कि उस दिन बारिश नहीं हुई थी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है? 80:20। मतलब मैं आज अगर बोलूं, अगर मैं आज हूं, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि डिसीजन क्या लेंगे, तो मैं बोलूंगा 80:20 का डिसीजन चलेगा आज के दिन। 100% मैं भी श्योर नहीं हूं। समझ में आया? मैं 80% बोल सकता हूँ कि बारिश होगी एंड 20% मैं बोल सकता हूँ कि बारिश नहीं होगी, क्यों? मैंने पिछला डेटा देखा। ये होता है रिस्क। मगर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अंदर। तो मैंने बताया अनसर्टेनिटी के अंदर पिछला पास डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, बट रिस्क के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल रहेगा। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले, डिसीजन वाला थ्योरी के अंदर, डिसीजन थ्योरी के अंदर वो सारे टूल्स पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन लेती है। समझ में आ गया क्या? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन कर सके। बात समझ में आ गया सबको? ओके, चलो देखो डिसीजन थ्योरी। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। यस, क्या बोला? पहला लाइन क्या बोल रहा है? बोलो। यस, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। देखा, मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपने देखा रहेगा प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, है ना? देखा कि नहीं देखा? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी आता है। तो बोल रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है बच्चे लोग, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। अगर मैनेजमेंट को अपना प्रोसेस अगर रन करना तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन लेना। क्या लेना? डिसीजन लेना। बात समझ में आ गया? तो इसलिए बोला डिसीजन मेकिंग क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का। दूसरा लाइन बोला है एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज द लिंक बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव डिसीजन लेना है। कैसा लेना है बच्चा लोग? प्यारे बच्चों, मेरे पास दो होता है, एक इफेक्टिव होता है और एक एफिशिएंट होता है। किसी को पता है इफेक्टिव मीन्स व्हाट एंड एफिशिएंट मीन्स व्हाट? क्या होता है बोलो? हाँ, यस। अगर मैं बात करूं अगर रिसोर्सेज की, तो देखिए मेरे पास क्या बोला इन्होंने, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो होता है ओके, वो लिंक्ड होता है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको आपने अचीव कर लिया। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपने अचीव कर लिया, इसका मतलब आप इफेक्टिव हो। क्या हो? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। अगर अगर मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंट की बात कर रहा हूं, क्या? तो एफिशिएंट मतलब क्या? आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया। किसको? लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके, मतलब आपके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन थी, उसको आपने यूज किया। ओके, एंड जो टाइम बोला था कि ये आपने 1 साल में अचीव करना था, आपने 6 महीने में अचीव कर लिया। मतलब आप एफिशिएंट हो। क्या हो? अगर मैंने 1 साल का टाइम दिया था कि मैं मेरे गोल को 1 साल में अचीव करूंगा, तो मैं 1 साल पूरा लगाया और मैंने अचीव कर लिया, मतलब मैं इफेक्टिव हूं। 1 साल में अपने गोल को अचीव किया तो इफेक्टिव हूं। अगर मैंने 6 महीने में ही अचीव कर लिया, मतलब मैं एफिशिएंट हूं। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया रिसोर्सेज आपके पास, अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने गोल को टाइम से पहले ही अचीव कर ले रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे आप एफिशिएंट हो। और टाइम जितना बोला उतने टाइम में ही अचीव कर ले रहे हो, तो मतलब आप इफेक्टिव हो। याद रहेगा प्यारे बच्चों? तो याद रहेगा ये वाला दूसरा लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? ओके, अब देखिए एन elaborately designed decision making process helps to make the more deliberate and effective decision। देखिए क्या बोल रहा है थर्ड लाइन, elaborately designed मतलब कि आपका जो डिजाइन होगा डिसीजन मेकिंग के लिए वो भी एकदम फुल डिटेल होना चाहिए। समझ में? अगर मुझे डिसीजन लेना है तो वो कैसा होना चाहिए? ऐसा उसको डिजाइन करो, वो कैसा होना चाहिए? एलोबरेटली। एलोबरेटली का मतलब होता है एकदम डिटेल में होना चाहिए। ऐसा डिजाइन करो अपने डिसीजन मेकिंग को एकदम डिटेल हो, शॉर्टकट मत मारो। समझ में? क्या नहीं होना चाहिए? शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हेल्प टू मेक द मोर डेलिब्रेट एंड इफेक्टिव डिसीजन होगा। अगर आपने अपने डिसीजन को बच्चा एकदम खुल के या फिर एकदम डिटेल में आपने अपने डिसीजन को क्या किया? डिजाइन किया, तो आपका डिसीजन अच्छा ही होगा। कहने का मतलब समझा? क्या 3 पॉइंट सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? याद रहेगा?
भाई समझ रहे तेरे को? हाँ, ऐसा खतरनाक ऐसा मत देख प्लीज। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए। डिसीजन मेकिंग के क्या क्या स्टेप है? टोटल मिला के 6 स्टेप है। कितने स्टेप है? 6 स्टेप है। कितने स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द डिसीजन। यस, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहला डिसीजन क्या लूँ। क्या मैं ये चीज बनाऊं या मैं ये चीज खरीदूं? मेक और बाय, मुझे डिसीजन लेना है। अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे पास सबसे पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा डिसीजन लेना है, या खरीदूं या फिर बाय करूं। पहला डिसीजन तो ये, समझ में आया? जैसे कि सपोज ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रिमोट की, ये रिमोट, या तो ये रिमोट मैं बनाऊं या फिर ये रिमोट मैं मार्केट से खरीदूं। तो पहला क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिसीजन कौन सा लेना है। मेक और बाय में मेक करना है मतलब बनाना है, या फिर इसको बाहर से खरीद लूँ, तो डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिसीजन क्या करना है, मेक या बाय। तो पहले आप डिसीजन कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है, बनाना ही है, तो आपने डिसीजन ले लिया मेक। ओके, तो अब मेक कर लोगे, जब बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको गेदर करोगे। समझ में आया क्या दूसरा पॉइंट? एक बार आपने डिसीजन लिया कि मुझे बनाना है, तो अब बनाने के बाद आप क्या करोगे? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गेदर करोगे। क्या करोगे? गेदर, इकट्ठा करोगे। भैया क्या क्या चाहिए? प्रोडक्शन मैनेजर, चल इधर आजा भाई, बता इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत रहेगा। दिख रहा है? इन्फॉर्मेशन गेदर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? इन्फॉर्मेशन गेदर करोगे। अब उसके बाद आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। क्या हुआ? आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अगर मैं बाय कर रहा हूं, सपोज मैं, मान के चलो मेक नहीं कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं। अगर मैं बाय कर रहा हूं, थर्ड वाले केस देखो, मैं बाय कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन भी होंगे अल्टरनेटिव, ए से खरीदूं या बी से खरीदूं या सी से खरीदूं। मेरे को जिससे अच्छा लगेगा मैं उससे खरीदूंगा। तीसरा समझ में आया डिसीजन लेने के लिए क्या है? लिखा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा अल्टरनेटिव। समझ में आया? अगर मैं ये बना रहा हूं, ये मेरा काम है रिमोट बनाने का, तो अगर मैं मेक कर रहा हूँ तो मैं भी डिसीजन लूंगा, ये वाले तरीके से रिमोट बनाऊं या ये वाले तरीके से रिमोट बनाऊं या ये वाले तरीके से रिमोट बनाऊं। समझ में आया? अल्टरनेटिव्स क्या है इसके? समझ में आया क्या? तो तीसरा क्या, पहला क्या था स्टेप्स? आइडेंटिफाई करो डिसीजन, मेक करना है या बाय करना है। समझ में? शट डाउन करना है या फिर उसको कंटिन्यू करना है, ये भी डिसीजन है। दूसरा क्या था? अगर मेरे को मेक करना है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन गेदर करना पड़ेगा मेक रिलेटेड। समझ में? थर्ड क्या था? अगर मैं मेक कर रहा हूँ तो आइडेंटिफाई करूंगा अल्टरनेटिव। समझ में? अगर मैं खरीदना है तो मुझे किससे खरीदना, वो भी मेरे को अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ए से खरीदू, बी से खरीदू या सी से खरीदू। समझ में आया? तो ये तीसरा अल्टरनेटिव है। उसके बाद कंसिडर द एविडेंस। क्या करूंगा? अगर मैं सपोज सी को कर रहा हूं, मैंने बोला कि सी से खरीदूंगा, तो क्या करूंगा? जितने भी एविडेंस रहेंगे वो सारे के सारे को क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा। समझ में आ गया क्या? सारे के सारे को क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा। अब मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को सी से खरीदना है, तो सी से खरीदना है तो सी को सारी की सारी चीजें, उसके सी के ऊपर जो जो खर्चे लगेंगे वो सारे स्टार्ट करेंगे काम। समझ में आ गया? क्या करेंगे? अब काम वहां से स्टार्ट होगा। अब दिख रहा है यहाँ पे क्या बोला है, देखो, डिसीजन मेकर यूजेस हिज नॉलेज एंड इमोशन टू इमेजिन व्हाट इट वुड बी। दिख रहा है? लाइक इफ वन पर्टिकुलर अल्टरनेटिव चूजन एंड कैरिड आउट। दिखा, मैंने चूज कर लिया सी, ए बी सी तीन था, तीन में से मैंने किसको चूज कर लिया? सी को। अब मैंने सी को चूज कर लिया तो अब उसको कैरी आउट करूंगा। एविडेंस मेरे पास मिल गया कि भैया सी वाला सबसे अच्छा है। एविडेंस मिला ना मेरे को, मैंने कलेक्ट किया गेदर इन्फॉर्मेशन, अल्टरनेटिव देखा ए बी सी, तो मेरे को सबसे अच्छा कौन सा लगा? सी। तो सी के एविडेंस मेरे पास आगे रहेंगे। अब मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या किया जाएगा? टेक एक्शन। अब एक्शन लेना चालू हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर। एविडेंस जैसे मिल जाएगा तो क्या करूंगा? काम स्टार्ट करूंगा। और जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट में काम स्टार्ट होने के बाद काम बन जाएगा, तो उसके बाद क्या लूंगा? रिव्यू ऑफ द डिसीजन। रिव्यू ऑफ द डिसीजन याद रहेगा सबको? ये 5 पॉइंट याद रहेगा क्या? एक बार पांचों पॉइंट देखो फटाफट, फटाफट पांचों पॉइंट देखो, बोलो नहीं ए, बोलना है, खाली पांचों पॉइंट सुन के लो फटाफट, क्या बोल रहा है बोलो, देखो प्लीज पढ़ के लो पांचों पॉइंट। प्लीज बोलो मत। चलो पढ़ू अंदर का मसाला, अंदर का मसाला पढ़ू, पढ़ू बच्चों? चलो देखिए क्या लिखा है।
एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्लीज डोंट टॉक गाइस। चलो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिसीजन। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करो। ओके क्या नेचर ऑफ डिसीजन, क्या है आपका नेचर ऑफ डिसीजन, मेक करना है या बाय करना है, आपको आइडेंटिफाई करने का। दैट द डिसीजन मेकर इज फेस्ड विद द दिस पेव्स वे ऑफ फॉर मेकिंग ओके इफेक्टिव डिसीजन। ये पेव्स वे का मतलब होता है रास्ता दिखाना, क्या दिखाना, रास्ता दिखाना। और यही इफेक्टिव डिसीजन क्या करता है, रास्ता दिखाता है, ताकि हम लोग अगर करेंगे तो अगर मुझे बनाना है तो मेकिंग के लिए मेरे को कौन कौन से रास्ते की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ से मेरे को गुजरना पड़ेगा, तो ये आइडेंटिफाई कर दिया मैंने डिसीजन। क्या किया, आइडेंटिफाई किया डिसीजन। मेरे को क्या करना है, एक रास्ता दिखा, क्या रास्ता दिखाया कि भैया अब मेरे को बनाना है, क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, नेचर ऑफ डिसीजन। मेरे पास दो ऑप्शन थे, बनाना या खरीदना। अब नेक्स्ट है गेदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट रहेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करूंगा, बनाने से रिलेटेड उसको मैं गेदर करूंगा। अब इन्फॉर्मेशन मेरे को दो तरीके से मिलेगी, या तो वो इंटरनल सोर्स के थ्रू मिलेगी या फिर एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू मिलेगी, याद रहेगा। तो देखिए, बिफोर डिसीजन मेकिंग से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू गेदर ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यस, डिसीजन लेने से पहले मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन गेदर कर लेना चाहिए। क्या करना है, गेदर। द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी टू टाइप्स। अब जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिलेगी वो दो टाइप से मिल सकती है। एक होता है इंटरनल सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ रहेगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज अगर मुझे बनाना है, क्या करना है, गुड्स को बनाना है, तो मेरे को जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो मेरे को इंटरनल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर मेरे यहाँ पे रहेगा, समझ में आया, याद रहेगा। परचेस मैनेजर मेरे यहाँ पे रहेगा, तो मैं उनसे इंटरनली पूछूंगा। अगर मैंने बनाने के ऊपर मैंने क्या किया कि मेरे को अब गुड्स बनाना है, क्या करना है, मैंने डिसीजन लिया बनाना है, तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से, बाहर वाले से लूँ, इंटरनल से लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा, इंटरनल। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा मैं कहाँ से लूंगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैंने डिसीजन लिया कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे बनाना नहीं है, मेरे को खरीदना, डायरेक्ट बाहर से खरीदना है, तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा, बाहर। बाहर कौन रहेगा, सप्लायर। सप्लायर से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि वो मेरे लिए बाहर वाला इंसान है। कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, भैया ये गुड्स बनाऊंगा, ये गुड्स खरीद रहा हो तो तुम लोग खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, इन्फॉर्मेशन दैट अवेलेबल बियॉन्ड, दिखा क्या बोला, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के बियॉन्ड, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मेरे को इन्फॉर्मेशन गेदर करना पड़ेगा। तो मैं किससे करूंगा, सप्लायर से कर सकता हूँ या फिर कंज्यूमर। याद रहेगा क्या, ये दो पॉइंट सबको समझ में आया। इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होगी, दो जगह से, याद रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। क्या बोला, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव। ओके, मैंने बताया अगर मेरे को खरीदना है बाहर से तो मेरे पास अल्टरनेटिव्स भी हैं, ए से खरीदूँ, बी से खरीदूँ या सी से खरीदूँ, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे बोला एट दिस जंक्शन का मतलब होता है स्टेज। क्या होगा इसका मतलब, स्टेज, लिख लो। जंक्शन मीन्स वॉज स्टेज। एट दिस स्टेज इट इज द इम्पॉर्टेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। दिखा, हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना देते जितने भी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है। ए से खरीदना है, बी से खरीदना है, सी से खरीदना है, ए का क्या प्राइस है, बी का क्या प्राइस है, सी का क्या प्राइस है। समझ में आ गया क्या, जितने भी अल्टरनेटिव्स रहेंगे इन ऑर्डर टू मेक, ताकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट एंड इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझ में आया प्यारे बच्चों, याद रहेगा। ओके, अब ध्यान से देखना आगे, कंसिडर द एविडेंस। क्या बोला है, कंसिडर द एविडेंस। चलिए, अब मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को तीन में से किसी एक को चूज करना है, तो उसके लिए एविडेंस निकालना पड़ेगा कौन सा एकदम परफेक्ट है। प्रूफ चाहिए ना मेरे को कि भैया सी से खरीद रहा तो सी के लिए मेरे को कौन सा, सी का कुछ प्रूफ, मेरे को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि भैया सी सही में अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गुड्स क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोला इन दिस स्टेप द डिसीजन मेकर यूजेस हिज नॉलेज। दिखा, ये स्टेप में जो डिसीजन मेकर है वो क्या यूज करेगा, अपने नॉलेज को यूज करेगा। भैया मैं सी से खरीद रहा हूँ तो मेरे पास नॉलेज भी होना चाहिए सी से क्यों खरीद रहा हूँ मैं। ओके, एंड इमोशंस, समझ में आ गया। टू इमेजिन what it would be like if one particular alternative is chosen and carried out। देखा, उसने अपने नॉलेज को यूज किया, अपने इमोशन को यूज करके उसने ए बी सी में से कौन सा चूज किया, सपोज सी चूज किया, समझ में। अब उसको क्या करेगा, कैरीड आउट करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ओके, दिस वुड हैव टू बी थॉट अबाउट फॉर ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एज द डिसीजन मेकर गोज थ्रू हिज दिस प्रोसेस। अब वो क्या करेगा, अगर उसने सी को चूज कर लिया तो सी के साथ ही वो जाएगा और चालू करेगा काम, याद रहेगा। ही स्टार्ट्स, क्या करेगा, स्टार्ट्स डेवलपिंग अ नोशन। नोशन मतलब यहाँ पे होगा रिजल्ट, क्या होगा, रिजल्ट एज टू विच अल्टरनेटिव रिजल्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, याद रहेगा। ओके, अब आगे बोला है टेक एक्शन।
अब यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ जा रहा है कि उसने डिसीजन ले लिया कि भैया मेरे को एविडेंस मिल गया, अब मैं सी के साथ जाऊंगा, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, एक्शन का काम, टाइम, एक्शन मीन्स स्टार्ट। अब देखिए इन दिस स्टेप डिसीजन मेकर इज रेडी टू मेक हिज कॉल, क्या क्या बोला यहाँ पे, कॉल विच इज डिसाइडेड अपॉन इन द प्रीवियस स्टेप। देखा यहाँ पे डिसीजन मेकर क्या रहेगा, ओके रेडी हो जाएगा टू मेक हिज कॉल, कॉल का मतलब यहाँ पे होगा एडॉप्ट, क्या होगा, एडॉप्ट। अब उसने बता दिया कि भैया सी के साथ, अब इसके साथ अपन को काम स्टार्ट कर देना है, क्या करना है, काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया क्या, ओके, हाँ बंदे बंदे, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, चलो क्या ये बात सबको समझ में आ गया, टेक एक्शन का मतलब समझ में आया सबको, ए प्लीज टेक एक्शन का मतलब समझ में आया, स्टार्ट हो जाएगा काम यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ द डिसीजन। अब मैं देखूंगा कि अगर सपोज मैंने मेक पे डिसीजन लिया है या फिर मैंने बाय पे डिसीजन लिया है, तो देखूंगा रिव्यू भी लूंगा कि भैया अगर मैंने डिसीजन लिया जैसा सोचा क्या वैसा काम हुआ कि नहीं हुआ, कहने का मतलब समझ में आया सबको, ओके। तो देखिए आफ्टर द अबो स्टेप्स, ऊपर के जो भी स्टेप्स हैं आर अंडरटेकन एंड डिसीजन इज arrived at, the process of evaluation has to be begin, where the impact of the decision is considered. If the desired result is not achieved, the whole process has to be revisited. देखा क्या बोला, यहाँ से ध्यान से सुनना, हमने जैसा सोचा था अगर वैसा काम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। अगर वैसा जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे के सारे प्रोसेस को फिर से क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे। मतलब क्या, फिर से उसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। समझ में आया, हमने सोचा था कि इतना बनाने से इतने का फायदा हुआ बट फायदा हो नहीं पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या खरीदेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे। समझ में आया क्या, तो गाइज ये 6 स्टेप है जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये 6 स्टेप हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करो डिसीजन, गैदर करो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव रहेंगे, आइडेंटिफाई करो अल्टरनेटिव, उसके बाद क्या करेंगे, जिस अल्टरनेटिव को आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर आपको क्या करना है, एविडेंस करना है, ओके कंसिडर करना है, उसके बाद एक्शन स्टार्ट कर देना एंड उसके बाद लास्ट में आपको रिव्यू लेना। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको 6 पॉइंट याद हो जाएंगे क्या, पक्का सबको याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा अभी खत्म, फटाफट हो जाएगा। डिसीजन थ्योरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, डिसीजन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिसीजन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए डिसीजन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। क्या लिखा है, डिसीजन थ्योरी इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस फॉर स्टडिंग एन इंडिविजुअल्स चॉइसेस। समझ में आया, डिसीजन थ्योरी के अंदर जो इन्वॉल्व रहता है, कुछ इकोनॉमिक डेटा लोग गैदर करते हैं, उधर से डिसीजन लेते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस। लिखा स्टैटिकल अप्रोचेस का मतलब मैंने बताया ना, प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट है, मैंने अभी बताया, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी और रिस्क के अंदर। तो समझ में आया, तो यहाँ पे जो डेटा मिलता है इन लोग को, तो ये डिसीजन थ्योरी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करना पड़ता है, इकोनॉमिक के कुछ डेटा, स्टैटिकल अप्रोचेस के डेटा फॉर स्टडिंग एंड इंडिविजुअल चॉइसेस होती है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन आइडियाज, एटीट्यूड्स, विशेष, ओके, एनालिस्ट, दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड रिफर टू इट इज द थियरी ऑफ चॉइस से। समझ में आया, अब आपको क्या करना है, ये जो सारे के सारे जो चॉइस आपके जो दिख रहे हैं, ये जो चॉइस आपने जो किया है, ये सारे के सारे चॉइस किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, आपके आइडियाज के ऊपर, आपके एटीट्यूड्स के ऊपर, आपके विशेष के ऊपर, या फिर आपके एनालिस्ट आपने किया उसके ऊपर। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या है, इज अ थियरी ऑफ चॉइस। क्या है ये, आपकी थियरी ऑफ चॉइस है। समझ में आया प्यारे बच्चों, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, ओके जैसे मैंने बताया इकोनॉमिकल डेटा और स्टैटिकल डेटा। अब ये पूरा का पूरा बेस्ड है, मेरे को अभी चॉइस करना है, क्या करना है, ये प्लीज शांत रहो, मेरे को चॉइस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे आइडिया से चॉइस करूंगा कि भैया ये वाले डेटा को लेना है, इकोनॉमिकल डेटा को उठाना है मेरे आइडियाज़ के हिसाब से, या फिर मेरे एटीट्यूड के हिसाब से, मेरे विशेष के हिसाब से, मेरे एनालिस्ट के उसके हिसाब से। समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, डिसीजन थ्योरी क्या करता है, एनेबल करता है एंटिटी को टू मेक द मोस्ट रैशनल डिसीजन लेने के लिए, क्या, मोस्ट रैशनल डिसीजन लेने के लिए जो फिजिबल है इन अननोन एंड अनसर्टन कंडीशन में। दिखा, मतलब डिसीजन थियरी क्या कर रहा है, एनेबल कर रहा है एंटिटी को, ताकि हम लोग ऐसे अच्छे डिसीजन ले ले, क्या ले ले, अच्छे डिसीजन ले। कब, जब वो चीज हमारे लिए अननोन है। जैसे कोरोना का टाइम आया था, कोविड का टाइम आया था, उस टाइम पे किसी को लग रहा था कि कितने साल तक दुकान बंद रहेगी, कितने साल तक बिजनेस बंद रहेगा, मगर फिर भी लोग डिसीजन ले रहे थे ना। गवर्नमेंट भी तो डिसीजन ले रही थी कि नहीं ले रही थी, गवर्नमेंट बोल सकती थी कि सब लोग घर के अंदर ही बंद हो जाओ, बाहर आने का ही नहीं, सब लोग मर जाओ, नहीं 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 नहीं, डिसीजन ले रही थी ना, सेफ्टी कर रही थी ना, भाई ये नंबर की प्लेट, ये गाड़ियां चलेगी, ये सबको सबको किया ना उस टाइम पे, उन्होंने किया कि नहीं किया। तो कहने का मतलब समझ में आया। तो देखिए मोस्ट रैशनल डिसीजन का मतलब होता है बच्चे लोग, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम कॉस्ट में
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लिख के ले लो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। इधर कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ओके, क्या ये 2 पॉइंट सबको समझ में आया? ए प्लीज, डिसीजन थियरी का पॉइंट समझ में आया क्या बच्चे लोग? ओके, ए प्लीज, डिसीजन थ्योरी क्या करता है? एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को, ताकि वो क्या कर सके? मोस्ट रैशनल डिसीजन ले सके। कौन से सिचुएशन में? जब वो अननोन, ओके, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ओके, अनसर्टन कंडीशन हो उस टाइम पे। बेहोश बेहोश, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। चलिए नेक्स्ट, देखा इन ऑर्डर टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, देखा अगर मुझे बेटर बिजनेस डिसीजन करना है तो कंपनीज वर्ल्ड वाइड यूज दिस थियरी, दिखा, एंड टू अंडरस्टैंड द हाउ कस्टमर्स एंड मार्केट्स ऑपरेट, दिखा अगर मुझे अच्छा, ओके, क्या करना है? मुझे बेटर बिजनेस डिसीजन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितनी भी कंपनी वर्ल्ड वाइड में है वो सब यही थ्योरी को क्या करती है? यूज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है कस्टमर एंड मार्केट के ऑपरेट्स को। समझ में? तब जाके लोग डिसीजन लेते हैं। समझ में आया? ओके, डिसीजन थियरी के अंदर बच्चा लोग क्या करते हैं? लोग क्या क्या यूज होता है? मैथमेटिशियंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटर्स, डेटा एंड सोशल साइंटिस्ट, ओके, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ओके, एंड फिलोसॉफर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ, ओके, तो ये पॉलिटिशियन, ये सब के सब क्या करते हैं? डिसीजन थियरी यूज करते हैं। दो, चलो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट, दो decision theory deal with the method for determining the optimal course of action when a number of alternatives are available, दिखा decision theory किस में डील करता है? with the method for determining the, determine मतलब decision theory हम लोग को क्या बताता है बच्चा लोग? हम लोग को ये बताता है कि optimal course of action, optimal course of action मतलब मैंने बताया अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करके अपने गोल को अचीव करना। बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल थे, जिसमें से आपने क्या किया? एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट किया जिसकी वजह से आपने काम किया और आपके रिसोर्स को आपने अच्छे तरीके से यूज करके अपने गोल को अचीव कर लिया। ओके, गिवन दैट द कॉन्सिक्वेंस कैन नॉट बी फोरकास्ट विद द सर्टेनिटी, दिखा बोल रहा है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कैन नॉट बी फोरकास्ट विद द सर्टेनिटी। अब जरूरी नहीं है कि आप जो फोरकास्ट करोगे वो सर्टेनिटी ही होगा। समझ में आया? आप फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं, हम लोग पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए फोरकास्ट करते हैं या फ्यूचर के लिए करते हैं? अगर मैं फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% सर्टेनिटी होगा। मैंने सर्टेनिटी का मतलब आपको बताया कि आप 100% श्योर रहोगे, तो जरूरी नहीं है कि जो फोरकास्ट करोगे आपको 100% श्योर ही होगा। समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे वही बोला, डिसीजन थियरी किस में डील करता है? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन, जो क्या करता है? आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन थे जिसमें से आपने एक को सिलेक्ट किया एंड उसी के ऊपर आपने काम किया एंड आपने अपने गोल को अचीव कर लिया। नेक्स्ट बोल रहा है, फॉर दिस प्रॉब्लम्स it is reasonable to consider that better alternative is the one which result in the highest profit or revenue and the lowest cost or loss on the average in the long run। दिखा आपने क्या किया? डिसीजन थियरी की वजह से आपने डिसीजन थियरी एकदम अच्छे से आपने क्या किया? डिसीजन थियरी को एनालिज किया, आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, एक दिख रहा है यहाँ पे बोला बेस्ट अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू हुआ एंड लोवेस्ट कॉस्ट आपकी आई और आपका लॉस कम हुआ, जिसकी वजह से आप क्या बोल रहा है? ऑन द एवरेज इन लॉन्ग रन, जिससे आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक चला सकते हो। सो गाइस, इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? डिसीजन थ्योरी के। याद रहेगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट में बताया कि आपके पास जो भी डिसीजन थ्योरी किस लिए हम लोग करते हैं? एंटिटी जो यूज करती है ताकि वो रैशनल डिसीजन ले सके, कौन से सिचुएशन में? अननोन एंड अनसर्टन कंडीशन में। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट लिखा, फिफ्थ पॉइंट लिखा, सिक्स। अब बात करते हैं सर्टेनिटी। मुझे बताओ सर्टेनिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया बोलो? हाँ, 100% श्योर है। पतीले में अगर पानी रखूंगा तो गर्म होगा ही, अगर गैस के ऊपर रखूंगा, पतीले में पानी लिखूंगा तो गर्म नहीं होगा, जब तक उसको गैस में नहीं रखूंगा तब तक गर्म नहीं होगा। कहने का मतलब समझ में आ गया? तो सर्टेनिटी का मतलब सबको समझ में आया क्या? प्लीज 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 बोलो मत, बोलो मत। सर्टेनिटी का मतलब सबको समझ में आया? तो सर्टेनिटी का मतलब बच्चा लोग 100% श्योर रहेगा। आप क्या रहेंगे? आप 100% क्या श्योर हो? ओके, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, इंसान हमेशा गलत लाइन में आके सही रास्ते पे जाता है। ओके, चलो देखिए सर्टेनिटी, देखिए वेयर देयर इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दिखा आपके पास क्या रहेगा? ऑफ द हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द आउटकम, दिखा आउटकम का आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा कि वो चीज होगी या नहीं होगी। समझ में आया?
बोल रहा है दिस इज द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है वेयर देयर इज अ रिलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस टू एनेबल द स्टैटिस्टिकल एविडेंस फॉर प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल आउटकम। दिखा, मतलब ये पास्ट एक्सपीरियंस बता दे रहा है। प्लीज प्लीज शांत रहो। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर देयर इज अ रिलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस टू एनेबल द स्टैटिस्टिकल एविडेंस आपके पास रहता है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पॉसिबल आउटकम क्या आने वाला है। समझ में आया? बोल रहा है दिस इज द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द सर्टेनिटी। समझ में आया? अब देखिए पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, बोला कि पिछले 10 साल में ऐसी चीज हुई है इस दिन के दिन, तो आज भी होगी वो दिन। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप 100% क्या हो, श्योर हो। पतीले में पानी रख के अगर उसे गैस पे रखोगे तो 100% वो गर्म होगा ही होगा। ये था सर्टेनिटी वाला केस, याद रहेगा। अब बात करते अनसर्टेनिटी वाला केस। क्या? अनसर्टेनिटी वाला केस। ओके, जहां पे हम लोग नॉट श्योर, मतलब श्योर है भी नहीं और हमें पता ही नहीं कि पास्ट में कोई डेटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल, और ना ही फ्यूचर का कोई डेटा अवेलेबल है कि फ्यूचर में ये होगा। समझ में आया? कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए द अदर एक्सट्रीम इज द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन वेयर देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, बट देयर इज अ नो प्रीवियस स्टैटिस्टिकल एविडेंस, मतलब आपके पास पिछला कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिसके आधार पे हम लोग डिसीजन ले सके। समझ में आ गया? टू एनेबल द पॉसिबल आउटकम टू प्रिडिक्ट इट, दिस इज द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी। ये किसके अंदर आएगा? अनसर्टेनिटी में आएगा। याद रहेगा, कोरोना वाला, कोविड वाला लिख के रख लो, कोविड वाला एग्जाम्पल कोविड लिख के रख सकते हो, और उसमें पतीले में पानी वाला लिख के रख सकते हो सर्टेनिटी में। ओके, सर्टेनिटी में क्या रख सकते हो, पतीले में पानी रखा है गैस के ऊपर तो 100% क्या होगा, गर्म होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, आला रे, ले रे, रिस्क आला रे। अब नेक्स्ट क्या है, रिस्क। समझ में आया? देखिए ए प्लीज, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है रिस्क। हाँ, वेयर देयर इज प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर। लिखा क्या बोला, प्लीज यहां पे ध्यान दो। वेयर देयर इज अ प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे ना आपको याद है प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रिडिक्ट आप कर सकते हो पास्ट डेटा को देख के। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, किसमें, रिस्क में, कि वो चीज होगी या नहीं होगी, ऑफ द फ्यूचर स्टेट ऑफ नेचर, कंडीशन ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द फ्यूचर्स। दिस इज द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं बारिश। पिछले 5 साल में आज के दिन 7 तारीख के दिन पिछले 5 साल में 4 बार बारिश हुई थी और 1 बार बारिश नहीं हुई थी आज के दिन। तो मैं इस साल अगर बोलूँ 6वें साल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि आज के दिन हो सकता है 80% बारिश होगी एंड 20% बारिश नहीं होगी, क्यों, पिछला 5 साल का डेटा हमको यही बता रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, 80-20 का है ना। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। इन दोनों के बीच में कभी कभी आपको आ जाता है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है इसके बीच में। तो आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो आपको ये क्या करना रहेगा, इसको 5 नंबर के लिए आ गया तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ये जो डिसीजन थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है, ये डिसीजन थ्योरी से रिलेटेड जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना चालू है अभी। अगर क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट होता है तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए। समझ में आया? ओके ओके, याद रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये तो होंगे बट अभी ना ध्यान से सुनना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वो आपका ध्यान से सुनना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल प्लीज 14 मार्क का आता है। ए शांत, बजट एंड बजटरी कंट्रोल पिछले 2 पेपर में, सुनो रे, पिछले 2 पेपर में बजट एंड बजटरी कंट्रोल से 14 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन और 7 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, ये चैप्टर प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना, जैसे ये चैप्टर अपना खत्म होगा, ये प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पे भागेंगे, क्वेश्चन नंबर बजट एंड बजटरी कंट्रोल वाला। समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बजट का ही आता है 14 नंबर का। समझ में आया? ओके, ए समझ में आया?
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ए, क्वेश्चन नंबर 6 ए या फिर 6 बी, वो भी बजट का ही आता है। क्या बोलती मेरी जान, समझ में आया? ओके ए, अभी तुम लोग को ए प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम लोग को भरोसा नहीं भाई की बात पे, रुको मैं तुम लोग को बिलीव दिखाता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। ये देखो प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। देखो ये है, ये दिख रहा है यहाँ पे ई, फोरकास्टिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल 15%, मतलब पेपर आपका 128 130 मार्क का होता है। ओके कितने मार्क का होता है पेपर? 130 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से अगर मैं 15% बोलूँ तो 130 का 15% कितना होता है, कैलकुलेट करके देख लो आप लोग। हाँ 130 का 15%, 130 का कितना हो रहा है, समझ में आया? तो लगभग ए कितना आ रहा है 19.5, मतलब ऑलमोस्ट अगर 20-21 मार्क का आता है। अगर मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ, प्लीज शांत रहो, बोलो मत। ओके नहीं नहीं नहीं, मेरे को उसमें भी दिखाना है ना। ए शांत, देखो इधर प्लीज, मेरे पास दिसंबर 2023 जून 2024 दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 फोरकास्टिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल दिखा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 14 नंबर का है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, फोरकास्टिंग बजट एंड बजटरी कंट्रोल दिखा। तो क्या बोलती मेरी जान? ओके ये समझ में आया? ये दिसंबर 2023 का पेपर था। ए प्लीज अब जून 2024, ए प्लीज जून 2024 क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फोरकास्टिंग द बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आया है पूरा का पूरा 14 नंबर का। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में बी वाला पार्ट बजट एंड बजटरी कंट्रोल का आया है। ये देखो इधर भी डिसीजन थियरी, इधर भी डिसीजन थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। या एक नंबर ना देखा? ए इसको बोलते हैं प्लान। ए चलो दिखा, तो डिसीजन समझ में आया? ए तो डिसीजन देखो कैसा ले रहे हो, पास्ट डेटा के हिसाब से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मतलब समझ में आया? ये क्या है रिस्क है मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, समझ में आया? ओके तो हम लोग ना इसको ना प्लीज देखो, अभी ना 2 पेपर देखा, दोनों पेपर में कैसा आया कि आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किसका आ रहा है, डिसीजन थ्योरी का आ रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ रहा है। उधर भी किसका आ रहा है, डिसीजन थ्योरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मेरी जान तुम लोग एक बात बताना, इस बार भी 100% श्योर है ना कि क्वेश्चन नंबर 8 यही दोनों चैप्टर से आएगा? तो इसको बोलते हैं सर्टेनिटी। क्या बोलेंगे? समझ में आया क्या? ओके तो चलो अब हम लोग ना वो पास्ट पेपर देख लेंगे बाद का बाद में, अब पहले इधर आ जाओ। ओके चलो ओके याद रहेगा ना सबको? चलो अब देखो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी। चलो ओके पेपर वेपर देख लिया आप, उनको अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है अपन से हो जाएगा अभी। चलो मीनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रिस्क का क्या बोला, किसका बोला? रिस्क। देखिए क्या बोल रहा है रिस्क, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग ओके समथिंग वर्दी इज नोन एट रिस्क दिखा। ओके यहाँ पे क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग, आपको क्या दिया है, समथिंग वर्दी इज नोन एज अ रिस्क, आपके पास पता रहेगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दिया रहता है, रिस्क में बताया ना मैंने। ओके इतना % चांस है कि बारिश होगी, इतना % चांस है कि बारिश नहीं होगी, दोनों आपके पास है, विनिंग का भी चांस है और लूजिंग का भी चांस आपके पास पता हुआ है। समझ में आया? दोनों चांस आपके पास गिवन रहेगा। बट अनसर्टेनिटी में इंप्लाइज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ फ्यूचर इवेंट आर नॉट नोन, यहाँ पे कुछ भी नोन नहीं रहेगा, नॉट नोन रहेगा, याद रहेगा सबको। अब आगे बच्चे लोग देखिए, अनसर्टनमेंट की बात करें, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि इसको मैंने मेजर किया ना 80% और 20% में मेजरेबल था, मेजर कर सकते हैं अपन। बारिश होगी 80% चांस है, बारिश नहीं होगी 20% चांस है, बट यहाँ पे कुछ मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नेक्स्ट आउटकम, चांसेस ऑफ आउटकम्स आर नोन दिखा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस का मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगा, नोन रहेगा, 80 और 20 दिया रहेगा ना। ओके यहाँ पे आउटकम क्या रहेगा, अननोन रहेगा, पता ही नहीं रहेगा। अब कंट्रोल की बात करूँ, यस इसको अपन कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये वाली चीज को हम लोग कभी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं कि चीजें है क्या, कैसे कंट्रोल होगी। नेक्स्ट मिनिमाइजेशन, यस इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको
नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, यस इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं होती। क्या बच्चा लोग ये समझ में आया क्या सबको? पक्का यहाँ तक सबको समझा? चलिए अब ज्यादा नहीं है, 1 2 और 3, खत्म। चलो देखो इधर चलो अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए डिसीजन मेकिंग इज अबाउट सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंग एरे ऑफ अल्टरनेटिव्स। ओके अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो डिसीजन के अंदर क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग इज अबाउट सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो सर्टेनिटी के अंदर भी, फ्रॉम अमंग द एन एरे। एरे का मतलब होता है सीरीज। आपके पास जो भी सीरीज रहेगी उस सीरीज में से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या सिलेक्ट करोगे, बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैं बात करूं जैसे कि देखिए प्रॉफिट, अगर मैं ए बनाता हूं और बी बनाता हूं, ए बनाता हूं तो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, बी बनाता हूं तो 150 रुपए का प्रॉफिट होता है। बताओ कौन से, किससे जाना पड़ेगा मेरे को, बी में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, मैं 100% सर्टन हूं ना कि मैंने ए बनाया तो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है और बी बनाता तो 150 का प्रॉफिट। 100% श्योर हो कि भैया बी बनाना चाहिए मेरे को, कि बी में 150 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहला समझ में आया, सर्टेनिटी में आपको पता ही रहेगा कि भैया ए से कितना और बी से कितना होगा। तो बी से कितने का हो रहा है, 100 का, तो मैं किस में जाऊंगा, बी बनाऊंगा। समझ में आया, ये बात सबको समझा? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ हाँ, तो बी में 150 का प्रॉफिट हो रहा है तो बी बनाऊंगा ना, बी बेचूंगा। तो 100% श्योर हूँ। समझ में आया? तो ये देखिए अब नेक्स्ट, द बेस्ट अल्टरनेटिव्स रिफर्स टू द पर्टिकुलर अल्टरनेटिव विच हेल्प्स टू फ्रॉम द मैक्सिमाइजेशन इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन इट्स कॉस्ट। आपने बेस्ट अल्टरनेटिव ये चॉइस किया जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा और कॉस्ट क्या होगी आपकी, कम होगी। सर्टेनिटी में ये चीजें पता होती है। लाइन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है प्यारे बच्चों कि इन अ डिसीजन थ्योरी द अल्टरनेटिव्स आर रिफर्ड एज एक्ट। जो अल्टरनेटिव्स है ना उसको हम बोलेंगे एक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्ट। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भैया देखिए मैं या तो कॉफी बेचूंगा या फिर आइसक्रीम बेचूंगा, ये जो है मेरे पास अल्टरनेटिव्स है। ओके ये क्या है मेरे पास, अल्टरनेटिव्स। ओके तो मेरे पास अल्टरनेटिव्स मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, या तो मैं जॉब करूंगा या फिर मैं टीचिंग करूंगा। याद रहेगा, अगर मैं जॉब करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं टीचिंग में जाता हूँ तो मैं 1,00,000 रुपये कमाऊंगा। तो मेरे पास क्या है, अल्टरनेटिव्स है। क्या है, अल्टरनेटिव्स है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई भी एक ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्ट बोलेंगे या फिर अल्टरनेटिव्स बोलेंगे। नेक्स्ट है द पॉसिबल इवेंट्स आर रिफर्ड एज स्टेट्स ऑफ नेचर आउटकम ऑफ रैंडम प्रोसेस। ओके जो पॉसिबल इवेंट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट्स ऑफ नेचर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आप भी बताया तुम लोग को कि भैया देखिए या तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक एग्जांपल ले लो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सपोज बोलते ना कि या तो मैं कॉफी बेचूंगा या फिर मैं आइसक्रीम बेचूंगा। अब ध्यान सुनना, ये भी डिपेंड किसके ऊपर है, वेदर के ऊपर। अगर बारिश होगा, अगर बारिश होगा तो मैं कॉफी बेचूंगा। ओके अगर हॉट डे होगा, ओके मतलब कि बोलते ना धूप निकला रहेगा तो मैं आइसक्रीम बेचूंगा। तो ये धूप निकला हुआ हॉट डे है या फिर सनी डे बोला जाएगा या फिर रेनी डे बोला जाएगा, ये दोनों क्या है, ये मेरे लिए स्टेट्स ऑफ नेचर है। ये क्या है, स्टेट्स ऑफ नेचर। एंड मेरे लिए एक्ट क्या है, कॉफी और आइसक्रीम मेरे लिए अल्टरनेटिव, ये ऑप्शन है। तो स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है, मैंने बताया अभी पॉसिबल इवेंट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट्स ऑफ नेचर। कैसे पॉसिबल इवेंट्स क्या हो सकता है, मैंने बताया पॉसिबल इवेंट या तो बारिश होगी या फिर धूप निकलेगा। तो ये क्या स्टेट्स ऑफ नेचर कहलाएंगे, ये याद रहेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी इंप्लाई दैट द फ्यूचर इज नोन। देखा फ्यूचर आपको क्या रहेगा, नोन रहेगा। फ्यूचर में पता है आपको ये चीज होने वाली है। ओके दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रहेगा। सर्टेनिटी में आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। ओके याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। ओके आगे, इन अ सिंपल वर्ड्स द डिसीजन मेकर इज कंफर्म। डिसीजन मेकर क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्टेनिटी में, कंफर्म रहता है टू व्हाट विल हैपन व्हेन अ डिसीजन इज बीइंग मेड। अगर मैं डिसीजन लूंगा तो क्या होगा वो मुझे पता ही है, मैं कंफर्म हूं। क्यों, हम लोग सर्टेनिटी में चल रहे हैं ना कि 100% श्योर है यही होगा। समझ में आया क्या, पक्का। नेक्स्ट, इट इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है वेयर द फ्यूचर इज 10% डेफिनेट। देखा यहाँ पे क्या रहेगा, फ्यूचर आपका क्या रहेगा, 100% डेफिनेट रहेगा। क्या रहेगा, 100% डेफिनेट रहेगा भैया, यही चीज होने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिचुएशन इज कंफर्म, दिस इज द सिचुएशन इज कंफर्म बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिलायबल इंफॉर्मेशन। ओके दिस इज द सिचुएशन
जहाँ पे कंफर्म्ड है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिलायबल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको पूरा कंफर्म है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहेगी सारी की सारी आप इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, मतलब वो अवेलेबल होंगे आपके पास, तभी तो आप 100% श्योर हो। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट, Thus, the cause and effect are known with the certainty। लिखा यहाँ पे आपको कारण भी पता रहेगा और उसका इफेक्ट भी पता रहेगा एकदम सर्टेनिटी के हिसाब से 100% श्योर। मैंने बताया ना, अगर मैं अच्छी वेजेस दूंगा जिसके कारण उसका इफेक्ट क्या होगा बोलो? ओके, मेरा काम होगा 100% है। तो मेरे यहाँ पे कॉज क्या है? सैलरी, और उसके कारण क्या होगा? मेरा काम अच्छा होगा। तो मेरे को कॉज एंड इफेक्ट दोनों पता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? वो सर्टेनिटी है। क्या है ये? सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। अगर आप अच्छी पगार दोगे तो अच्छी काम होगा आपका, तो 100% श्योर है। अच्छा पगार दो, अच्छा काम होगा। अगर पगार ही नहीं दोगे तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट भी क्या रहेगा? नोन रहेगा। आगे बोला है ड्यू टू नोन कंडीशन देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन द डिसीजन मेकिंग। यस, आपके पास जो है ड्यू टू द नोन कंडीशन, आपके पास कंडीशन पूरी की पूरी पता है आपको, तो भैया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस नहीं है। ओके, क्या होने का चांसेस नहीं है डिसीजन मेकिंग में? कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? आप 100% श्योर हो कि ये चीज होने वाली है, तो भैया आप उनको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को कंडीशन ही पता है क्या है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन रूटीन डिसीजन सच एज डे टू डे एक्टिविटीज। दिखा ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये दिख रहा है डिसीजन हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। दिखा मैंने अभी बताया सर्टेनिटी में पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टू बाय अ कार। अगर कोई पर्सन कार खरीदने जा रहा है, ओके, ही कैन कलेक्ट द ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कार। अगर उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है कार के रिगार्डिंग, ओके, एंड ही गेट्स कंफर्म। अब वो क्या है? कंफर्म हो चुका है ना कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल गई है, 100% अब वो श्योर है। तो अब वो क्या करेगा? कार को लेते टाइम हिचकिचाएगा नहीं, तो क्या करेगा? एज द वाइट टाइप, दिख रहा है यहाँ पे, एज टू व्हाट टाइप ऑफ कार ही इज बाइंग। अब जो उसको अच्छा लगेगा वो कार ले लेगा, कि उसने क्या किया? पूरा का पूरा कंफर्म ले लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कार के रिलेटेड क्या कर लिया है? 100% गेदर कर लिया है। अब उसको डाउट नहीं रहेगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट है अनसर्टनिटी का मतलब मैंने क्या बताया? कोरोना वाला, कोविड वाला, राइट। तो देखिए अंडर द कंडीशन, दिखा जैसे इधर देखो, इधर देखो, दिस वे दैट वे, मतलब हमको पता ही नहीं कि ये रास्ता हमें जाना है या ये रास्ते में जाना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। इधर भी गया पता नहीं क्या होने वाला है, इधर गया तो क्या होने वाला पता नहीं। तो ये क्या है? अनसर्टनिटी है। क्या है ये? अनसर्टनिटी है। तुम लोग बहुत कॉमेडी लोग है रे, माँ कसम। समझ आया? ओके, चलो चलो चलो, ये प्लीज प्लीज मेरे को पढ़ाने दो यार, टाइम पास मत करो। चलो देखो इधर, अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लीज शांत रहो। अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी फ्यूचर स्टेट्स ऑफ नेचर आर अननोन। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों लोग? क्या रहेगा बोलो? यहाँ पे बोला है फ्यूचर स्टेट्स ऑफ नेचर हमारे लिए क्या हो जाएगा? अननोन है। क्यों? हमको पता ही नहीं है ना, अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं हम लोग। ओके, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है किसका? हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ में आया क्या? लास्ट पॉइंट, इन द डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद द स्टेट्स ऑफ आइदर अननोन और कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखा जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चा लोग, वो हमारे लिए अननोन रहेगी या फिर वो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। समझ में? तो हमारे पास कोई भी पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर हम लोग डिसीजन ले सकें। ये था एंड लास्ट एंड फाइनल बच्चा लोग, ओके, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो चलिए अगर मैं बात करूं इन अ सिंपल टर्म्स, रिस्क इज अ सिचुएशन, रिस्क वो सिचुएशन है वेयर द डिसीजन मेकर इज नाइदर सर्टन और नॉर अनसर्टन। मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे डिसीजन मेकर ना तो 100% वो अनसर्टन है, ना ही वो 100% श्योर भी है। मैंने बताया ना 80:20 वाला, 80% हो भी सकती है, 20% नहीं भी हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि 100% हो। समझ में? तो ये कैसा है? ये रिस्क है, इसको क्या बोलेंगे? रिस्क। Thus, there is a imperfect information। देखा यहाँ पे क्या मिलता है? imperfect information रहता है about the happening and not happening of the future events। समझ में? In a mathematical terms, probability may be assigned। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? probability assign करते हैं of the happening and not happening of the future events का। याद रहेगा, probability हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? assign करते हैं of the happening and not happening के ऊपर का। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल बोला, द चांस ऑफ रेन ऑन 16 अगस्त 2022, 16 अगस्त 2022 may be assigned by looking into the weather report of last 200 years। weather report of last 200 years क्या बोला?
वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट 200 ईयर्स का बता रहा है. ओके, इफ रेन हैड अकर्ड ऑन अ 60 days आउट ऑफ 200 days, राइट. अगर मैं बात करूं, प्लीज शांत रहो, गया अंदर गया, चलो. ओके, प्लीज यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 16 अगस्त 2022 के दिन बोल रहा है, ये देख रहे हैं, ये इन्होंने असाइन किया कि लुकिंग वेदर रिपोर्ट, जो वेदर का जो रिपोर्ट है लास्ट 200 ईयर्स, ओके 200 साल का, तो पूरे पिछले 200 साल में 16 अगस्त जो होगा वो 200 बार आया रहेगा. कितने बार आया रहेगा? तो उन्होंने बोला इफ रेन हैड अकर्ड, जो रेन आई है वो 60 दिन आई है पिछले 200 साल में, 200 दिन में, समझा? 16 अगस्त के दिन, मतलब 16 अगस्त 200 बार आए रहेंगे, इसलिए 200 डेज, जिसमें से 60 डेज जो होते 16 अगस्त वाले उस दिन बारिश हुई है. देन इट मे बी सेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो होगा 16 अगस्त का वो कितना होगा 60 डिवाइड बाय 200, मतलब 0.3% चांस है कि 16 अगस्त के दिन बारिश होगा. और कितने परसेंट चांस नहीं है कि बारिश नहीं होगा? 0.7. याद रहेगा. सर्टेनिटी में हमने बताया कि वहाँ पे कितना होता है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है. ओके, याद रहेगा. सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या ओके इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन. ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई रहेंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ. सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन. ओके, वीडियो को पॉज करते